Welcome back, dear students. We are discussing plus 2 biology, chapter number 5, that is principles of inheritance and variation. अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पर. आई होप कि वो आपके माइंड में क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट्स. प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेंडलिज्म. मेंडलिज्म, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एज फॉर्मुलेटेड बाय मेंडल आर नोन एज principles of Mendel or laws of inheritance or simply Mendelism. Now, first of all, we'll discuss about the Mendel's monohybrid cross, that is inheritance of one gene. As we have already discussed this definition, monohybrid cross is a type of cross in which the inheritance of only single character is studied. So let's see, in monohybrid cross, नेक्स्ट प्लीज. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्यारे बच्चों उसने एक ही कैरेक्टर स्टडी किया था. अब यहां जो आप क्रॉस को अगर एक बार समझ लेंगे तो जो उसके फर्स्ट लॉ हैं, वैसे तो इसमें अभी हम इसमें 4 लॉज हैं, लेकिन जो मुख्यतः हैं वो 3 हैं. और जो 2 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दे आर बेस्ड ऑन दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक इसके अलावा और है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो हम आगे चर्चा करेंगे. इसके अलावा लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर और एक लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर है, वो भी इसी बेस के ऊपर आधारित है. तो सबसे पहले आइए देखते हैं उसने क्या किया. ही सिलेक्टेड प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स टॉल एंड ड्वार्फ. यहां पर उसने कौन सा क्राइटेरिया स्टडी किया? जो कैरेक्टर एक ने उसने लिया है वो है हाइट. अब हाइट में 2 ट्रेट हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ. अब जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो जब आपने कॉपी के ऊपर ड्रा करनी है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अगली डायग्राम ड्रा करेंगे. ये डायग्राम आपको सिर्फ समझने के लिए है. ये पेरेंटल जनरेशन है, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट. कैपिटल टी मींस होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी मींस होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है. रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो इनके आगे गेमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी. जब इन गेमेट्स की क्रॉसिंग करवाएंगे, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन है, इसके पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा के ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे, जा इसके पोलन ग्रेन को इसको स्टिग्मा के ऊपर कर दो, एक ही बात है. तो जब क्रॉस करवाएंगे हम, तो क्रॉसिंग करवाने के बाद जो हमें सीड मिलेंगे, सीड को जब हम सो करेंगे तो जितने भी प्लांट्स आएंगे वो कंस्टिट्यूट करेंगे F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन. और F1 जनरेशन में प्यारे बच्चों जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे. उसने ऐसा देखा कि जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे टॉल थे. हालांकि उन प्लांट्स में जो ड्वार्फनेस के जीन भी था, यहां पर एक देख सकते हैं आप, लेकिन ड्वार्फनेस जो थी वो अपीयर नहीं हुई इसमें. सिर्फ जितने प्लांट्स थे 100% प्लांट्स वर टॉल. फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो हाइब्रिड प्लांट्स थे हमें F1 जनरेशन में मिले थे, इनकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद उसको F2 जनरेशन प्राप्त हुई. F2 जनरेशन में क्या देखा उसने, जो दोनों टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट अपीयर हुए. He was very much surprised कि यहां पर ड्वार्फनेस अपीयर नहीं हुई, और यहां पर जब उसने F2 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, then the character of dwarfness it also appeared. Then he analyzed the genotype of these plants. अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात हमने की थी, एक बार फिर बता देता हूं. फिनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. अब इसमें जो जितने भी प्लांट्स बने, इसमें 75% प्लांट्स जो थे दे वर टॉल. लेकिन इन टॉल प्लांट्स को अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप इनका अलग अलग है. ये कैपिटल टी स्मॉल टी मींस ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और जो ड्वार्फ है ये होमोजाइगस रिसेसिव है. सो 3:1 रेशियो में अपीयर हुए प्लांट फिनोटिपिकली. और जीनोटिपिकली अगर हम देखें, जीनोटिपिक रेशियो इनकी दैट इज 1:2:1. 1 प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस एंड 1 होमोजाइगस रिसेसिव.
तो ये था उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, इसी क्रॉस को अगर हम जब आप ड्रा करेंगे कॉपी के ऊपर बच्चों, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। यू नीड नॉट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लांट, जस्ट यू हैव टू simply assign the terms like capital T and small t capital T for tall plant and small t for dwarf plant। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। साथ में ये आपने पूरा लिखना है पेरेंट्स, गेमेट्स। उसके बाद जब ये F1 जनरेशन है, F1 हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल मींस यहां पर जो जीनोटाइप है वो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसमें। नेक्स्ट, ये चेकर बोर्ड जिसको पिनट स्क्वायर डायग्राम बोलते हैं, उसकी सहायता से हम लोग बना सकते हैं कि कौन सा प्लांट ये गेमेट है आपस में फ्यूज करेंगे। कैपिटल टी ये बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये आ गया, फिर उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी ये, और स्मॉल टी फिर ये, और आगे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ये आप लोगों ने दोनों प्रकार की रेशियो लिखनी है। नेक्स्ट, नाउ मेंडल कंसीडर द हाइट ऑफ द प्लांट फॉर दिस क्रॉस। हमने अभी जो क्रॉस समझा है उसके बारे में लिखा है, थोड़ा सा जल्दी इसको पढ़ेंगे। He crossed tall and dwarf tea plants, clear. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. Clear? उसने प्लांट्स के में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, उसके बाद जो भी उसको सीड मिले उसने उनको ग्रो किया, then he got the first hybrid generation, that is F1 generation. This is also known as F1 or filial first progeny. Now Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall. सारे tall थे, like one of its parents. None were dwarf. कोई भी उसमें dwarf नहीं था. He made similar observation for other pairs of traits also. जैसे उसने 7 ट्रेट स्टडी किए थे, सिलेक्ट किए थे, तो जो उसने ये अपना एक्सपेरिमेंट था वो उनके ऊपर सभी के ऊपर किया, and he found the same result. क्या देखा उसने कि F1 जितने भी F1 हाइब्रिड प्लांट्स थे, they always remember to either of the one parent, and that the trait of the other parent was not seen in them. Next, now Mendel then self-pollinated the tall F1 plants. उसने F1 प्लांट की सेल्फ पोलिनेशन करवाई, and to his surprise found that the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf. ये हमने देख लिया। Now the character that was not seen in F1 generation was now expressed. अब जो करेक्टर F1 जनरेशन में नहीं आया था वो F2 जनरेशन में अपीयर हुआ। मींस जो ड्वार्फनेस वहां पर नहीं आई थी F1 में, ड्वार्फनेस जो अपीयर हुई है वो है F2 जनरेशन में, और जो प्रोपोर्शन है दैट इज 3:1 वो हमने देख ली है। 1/4 जो थे वो ड्वार्फ थे और 3/4 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। ऐसे बोल सकते हैं आप 75% प्लांट्स वर टॉल एंड 25% वर ड्वार्फ। The tall and dwarf plant trait did not show identical to their parental type. अब जो टॉल शुरू में जैसे प्लांट लिया था, जो टॉल हमें प्राप्त हुआ वो वैसा ही पेरेंटल टाइप था, और ड्वार्फ जो था वो वैसा ही अपने पेरेंट की तरह था। उन दोनों में आपस में भी कोई डेविएशन नहीं देखी गई। Similar results were obtained with the other traits that he studied. तो अन्य ट्रेट उसने स्टडी की उसमें भी सेम ही रिजल्ट आए। Now the contrasting traits did not show any blending at either F2 or F1 stage. F1 और F2 दोनों स्टेज के ऊपर जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे उन्होंने ब्लेंडिंग शो नहीं की। मींस दे वर प्योर। टॉल जो टॉल ही था और ड्वार्फ जो था वो प्योर ड्वार्फ था अपने पेरेंट की तरह। Now based on his observation, Mendel proposed that gametes bring something from the parents which makes a character appear in the next generation. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उसने यहां पर ऑब्जर्व की। उसने ऐसा बोला कि जो गेमेट्स थे वो कुछ चीज लेके आते हैं अपने पेरेंट्स से, जिसके कारण ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर है वो अपीयर हो जाते हैं। उस वक्त देखो प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी उसकी सोच देखो कितनी एडवांस थी। जो उसने बात बोली आज भी वो बिल्कुल 100% हम उसके ऊपर सहमत हैं और आज भी हम उसको पढ़ते हैं। दिस समथिंग वाज कॉल्ड बाय हिम एज फैक्टर। वो चीज जो उसने बोले कि कुछ अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं गेमेट्स, जिसके कारण आगे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं जो अपीयर होते हैं, उसको उसने बोला फैक्टर। आजकल हम इस फैक्टर को हमने बदल कर बोल दिया जीन्स। जीन्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इसमें। जेनेटिक्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जीन्स के ऊपर पूरा इसका मॉलिक्यूलर बेसिस वगैरह सारा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस Mendel proposed the following laws.
First one is principle of unit character. Each organism has a large number of characters. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट है, स्किन कलर, आई कलर, शेप ऑफ द नोज एक्सेट्रा। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, देख सकते हैं कि वो लंबा है, जब वो उसकी हाइट कम है, उसका स्किन गोरी है, वो काला है, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ईच कैरेक्टर बिहेव्स एज ए यूनिट। तो उसने क्या बोला था कि जो कैरेक्टर होता है वो यूनिट की तरह बिहेव करता है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। तो ये उसकी पहली जनरलाइजेशन थी। इसको वैसे कई ऑथर्स लॉ कंसीडर नहीं करते हैं, कईयों ने इसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। इन एन इंडिविजुअल वेरियस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। किसी भी इंडिविजुअल में जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उनको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो बोलता वो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स। एंड देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। ये बात भी आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुननी है कि कोई भी कैरेक्टर है उसको जो कंट्रोल करता है वो फैक्टर, वो हमेशा पेयर में पाया जाता है, इसी का नाम है पेयर्ड फैक्टर। नेक्स्ट वन, प्यारे बच्चों, ये है उसका मुख्य, वैसे जो मुख्य लॉ है उसका फर्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट स्टेट्स दैट इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन only one factor expresses itself and prevents the expression of other. The factor which expresses itself is known as dominant factor, and the factor which do not get expressed is known as recessive factor. ये इसका पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसने क्या बोला इसमें, नेक्स्ट डायग्राम की देखते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जैसे कि उसने पेयर टॉल और पेयर ड्वार्फ प्लांट क्रॉस कराए तो जो उसको F1 जनरेशन प्राप्त हुई, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब बोला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों फैक्टर में से एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि दूसरा फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। अब जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे कैपिटल टी, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर, और जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है ये। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया है तो ये लॉ भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से हम देखते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। इट स्टेट्स दैट द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्स्ड अप बट remain distinct and segregate from each other at the time of gamete formation, so that a gamete carries only one factor of a character and is always pure. Law of segregation, segregate का मतलब होता है अलग होना, इसको law of purity of gametes भी बोलते हैं। अब इसमें क्या बोला कि जो each character is controlled by pair of factors which remain together in an individual. अब जो फैक्टर्स होते हैं उसका जो पेयर है वो इंडिविजुअल में इकट्ठा रहता है, एंड दे डू नॉट गेट मिक्स्ड, दे डू नॉट कंटेमिनेट ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स हैं वो अपनी प्यूरिटी को मेंटेन रखते हैं। जैसे अभी हम इसमें क्रॉस में देखेंगे, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। जैसे उसने प्योर ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर लिए, पर्पल फ्लावर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और व्हाइट फ्लावर कलर जो है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। इनके आगे गैमेट बने, ये F1 जनरेशन, पर्पल फ्लावर आ गया यहां पर। अब हम यहां देखते हैं, ये यहां पर भी पेयर में थे, ये फैक्टर यहां पर भी पेयर में थे। ये अलग तब होते हैं जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज ये इकट्ठे रहते हैं। और दूसरी बात, जब ये इकट्ठे रहते हैं तो ये एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते। अब जो F1 जनरेशन थी इसमें सिर्फ पर्पल कलर अपीयर हुआ, व्हाइट कलर अपीयर नहीं हुआ, लेकिन पर्पल कलर ने व्हाइट कलर वाले फैक्टर को कंटेमिनेट नहीं किया, जब व्हाइट कलर वाले फैक्टर ने पर्पल कलर वाले फैक्टर को कंटेमिनेट नहीं किया। इसको बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ लॉ। क्योंकि जब F2 जनरेशन में हमने इसका जो प्रूफ है वो कहां से देखा, F2 जनरेशन में जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन में व्हाइट कलर भी अपीयर हुआ। वो इसलिए अपीयर हुआ क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी थी, उसने जो अपनी प्यूरिटी थी वो मेंटेन करके रखी थी जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। तो इसलिए इसको प्यूरिटी ऑफ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं।
और प्यारे बच्चों, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये आप लोगों ने बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक रखनी है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सल इन नेचर। ये हमेशा हर परिस्थिति में ये ओबे होता है, तो वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस पे शेयर करें, कमेंट करें, और टू गेट सिमिलर वीडियोस रिलेटेड टू बायोलॉजी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।